गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तनु क्लासेस में। मैं हूं दानिश और आज के इस क्लास में हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। हालांकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, आगे समझने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ग्रामर का कोई भी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक किया हुआ रहता है। तो यदि अगर हम लोग पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़ते हैं तो आने वाले जो टॉपिक डायरेक्ट हम लोग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो चलिए इसी समस्या का हल को सॉल्व करने के लिए हमने आज के क्लास में एक टॉपिक लेके आया है और उसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी से बताऊं ताकि आप लोग गलतियां ना कर पाएं या तो फिर आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज का टॉपिक रहेगा सेंटेंस के बारे में जानना है कि असल में सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है और सेंटेंस बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एलिमेंट्स क्या क्या लगते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक सेंटेंस को हम लोग किस किस नाम से जान सकते हैं और उसे बनाने के तरीके बेसिकली क्या क्या होते हैं। हालांकि टेंस में हम लोग इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, बट टेंस में ये चीज़ें नहीं जानेंगे कि ये इस सेंटेंस का क्या नाम है या फिर ऐसा सेंटेंस आते कैसे हैं। तो चलिए टॉपिक का हम लोग नाम लिखते हैं और टॉपिक का नाम रहेगा सेंटेंस। टॉपिक का नाम रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे एक मैं सेंटेंस खुद लिखना चाहूंगा। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई वॉज वेटिंग आई वॉज वेटिंग फॉर समवन ओके। ये एक सेंटेंस है जो कि जिसका मतलब होता है कि एक दिन मैं किसी का इंतजार कर रहा था। अब ये मैं असल में जानता हूं कि ये सेंटेंस है और मुझे पता है, लेकिन आप सबको भी पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस है तो कैसे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं तो इसके बाद जो आता है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे वॉज जो है एक वर्ड है, एक वर्ड है। ये वेटिंग जो है ये भी एक वर्ड है, फोर ये भी एक वर्ड है और समवन ये भी एक वर्ड है। करेक्ट। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है और ये भी वर्ड है। यानी यहां अगर हम लोग एक सेंटेंस को लिखते हैं तो शब्दों का यानी वर्ड्स के कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी बनता है। यानी अगर हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं या एक सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस पे एक चीज तो आपको कॉमन देखने को मिलेगा और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का योग होना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि एक सिर्फ सब से वर्ड से कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस होने के लिए कम से कम दो वर्ड, उससे अधिक कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन सेंटेंस के लिए इतना ही नहीं होता है, बल्कि आगे कुछ और भी होना चाहिए जो कि आपको मीनिंग भी देता हो, मीनिंग भी देता हो। तो सेंटेंस होने के लिए दो चीज का होना लाजमी है, दो चीजों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट कि इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ओके, जो कि हम देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। करेक्ट। तो एक चीज को तो फुलफिल कर लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि शब्दों के योग होने से ही सेंटेंस कहलाएगा ये जरूरी नहीं है, बल्कि उसका मीनिंग भी होना चाहिए। पूरे शब्दों को जब आप कंपाइल्ड करते हो, शब्दों को जब आप कंबाइंड करते हो, तो उन सभी शब्दों का एक मीनिंग होना चाहिए,
तभी हम लोग उसे सेंटेंस की कैटेगरी में रख सकेंगे। यानी सेंटेंस होने के लिए दो चीजें हैं। सबसे पहला कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए जो कि है, और दूसरा इसका मीनिंग होनी चाहिए जो कि है। यानी ये दोनों चीज को फुलफिल करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक सेंटेंस है। एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे आई इज वेटिंग फॉर समवन। अब देखिए यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। इसे भी वर्ड हम लोग बोलेंगे, इसे भी वर्ड बोलेंगे, इसे भी वर्ड बोलेंगे और इसे भी वर्ड बोलेंगे, करेक्ट। लेकिन क्या इसके मीनिंग होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहां हम देख पा रहे हैं आई के साथ इज लगा है, जो कि कभी भी आई के साथ इज नहीं लग सकता है, करेक्ट। तो यहां पे एक चीज तो फुलफिल करता है कि शब्दों के योग तो है, बट इनके कोई भी मीनिंग नहीं हो सकते। जब इन्हें हम कंबाइन करते हैं तो इनके मीनिंग बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस होने के लिए दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात है कि शब्दों का योग होना चाहिए, और दूसरी नंबर बात है कि इनके अपने अर्थ होनी चाहिए। तभी हम लोग क्या बोल देंगे कि ये एक सेंटेंस है, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं होगा, करेक्ट। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। ओके, तो लिखेंगे अ सेंटेंस is a group of words. A sentence is a group of words, यानी एक सेंटेंस शब्दों का योग होता है। ओके, और क्या दिखाता होगा? that shows that shows meaning। ओके, तो ये सेंटेंस का डेफिनेशन है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज मीनिंग। यानी एक सेंटेंस जो होता है शब्दों का योग होता है जो क्या बताता हो? मीनिंग को भी बताता हो। एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मोहन नाम का कोई एक लड़का है। मोहन इज one of my best friends। ओके, ये एक एग्जांपल है कि मोहन इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। तो यहां हम देख पा रहे हैं ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और इस तरह अगर हम देखेंगे तो सभी कोई क्या है? वर्ड है। ये भी वर्ड है, वर्ड है, और ये भी वर्ड है, करेक्ट। अब क्या इसके मीनिंग होंगे? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए दैट शोज मीनिंग, करेक्ट, वो मीनिंग भी दिखाता होगा। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं शब्दों के योग तो हैं, यानी ये वाली बातों को फुलफिल तो करता है। क्या ये वाली बातों को फुलफिल करता है? तो वो चीज देखते हैं। मोहन इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड कहने का मतलब होता है कि मोहन मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से अच्छे फ्रेंड है, करेक्ट। तो इसका मीनिंग भी है और शब्दों के योग भी है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स को समझते हैं पहले। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सेंटेंस बेसिकली 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। जब भी हम लोग जितना भी अंग्रेजी बोलते हैं या कभी भी पढ़ते हैं या फिर कोई अगर बोलता हो तो हम लोग सुनते हैं, तो वो सेंटेंस कितने तरह से बोल सकता है? तो 5 ही सेंटेंस वो इस्तेमाल करते होंगे। कोई भी अंग्रेजी बोलने वाला या पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला, वो 5 ही तरह के सेंटेंस बोलते हैं। वो कौन कौन से सेंटेंस है एक एक करके हम लोग डिटेल करते हैं उसको। तो हम लोग लिखते हैं देयर आर
देयर आर 5 kinds of ओके, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी हमने यहां पे देखा कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। अब क्या क्या होते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं। तो आखिर हम लोगों को जानना यह है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये किस तरह के होते हैं, और इसे बनाने के क्या तरीके होते हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस से सिर्फ स्टेटमेंट का पता चलता है। किसका पता चलता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कथन। जिससे सिर्फ एक कथन का पता चलता है, जिससे आप किसी को कोई चीज बताते जब हो ना, या फिर कहते हो या बताते हो, या कोई आपको कह रहा होता है या बताता होता है, तब इस कंडीशन पे हम लोग असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। गॉट इट? अब असल में स्टेटमेंट, मैं 2 सेंटेंस देना चाहूंगा आप लोगों को, और आप लोग मुझे खुद बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट को बताता है और कौन सा सेंटेंस कोई और सेंटेंस को बताता होगा। तो चलिए, सबसे पहला एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मैं आपका मित्र हूं। करेक्ट? इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम योर फ्रेंड। करेक्ट? दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, क्या आप मेरे मित्र हैं। इसको हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे आर यू माई फ्रेंड। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। अब आप ये दोनों एग्जाम्पल को देखिए और जांचिए किस सेंटेंस में स्टेटमेंट होता है, डायरेक्ट बताया जाता है, और किस सेंटेंस में पूछा जाता है। ओके, तो जाहिर सी बात है आप लोग बोलेंगे कि पॉइंट नंबर 1 जो है, ये एक सेंटेंस से सिर्फ ये पता चलता है कि एक साधारण सा सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जो बताया जाता है। करेक्ट? तो इसी सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। गॉट इट? और इस सेंटेंस में आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरे मित्र हैं, आर यू माई फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में आप अगर देखिएगा तो आपको नजर आता होगा कि यहां पे सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस बताया नहीं जाता है, बल्कि यहां पे पूछा जाता है। बताया तो इस सेंटेंस से जाता है, और जिस सेंटेंस से बताया जाता है, साधारण सा सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसी सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिससे हमको असर्शंस का पता चलता है या फिर एक स्टेटमेंट का पता चलता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। या फिर जिससे हमें कथन का पता चलता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। देखिए, असर्टिव सेंटेंस भी होता है ना, ये 2 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? तो ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है? पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव में क्या होता है कि जिसमें बताया जाता है पॉजिटिव तरीके से, और जिसमें नेगेटिव तरीके से बताया जाता हो। जैसे देख लेते हैं, इस वाक्य को आप लोग गौर से देखिए, मैं आपका मित्र हूं। इस वाक्य में मुझे
पता चलता है कि नहीं इसमें पॉजिटिव तरीके से कुछ बताया जाता है। और इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव अंदाज में बोले तो मैं क्या बोलूंगा, मैं आपका मित्र नहीं हूं, मैं आपका मित्र नहीं हूं। तो चलिए दोनों एक एग्जाम्पल्स को लिख लेता हूं मैं कि आई एम योर फ्रेंड। और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। हालांकि ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के कैटेगरी में ही आता है, ये दोनों सेंटेंस असर्टिव ही सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस से पॉजिटिविटी का पता चलता है, पॉजिटिव पता चलता है, और इस सेंटेंस से नेगेटिव यानी ना का पता चलता है। ओके, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे सब्जेक्ट है, करेक्ट, और यहां पे भी सब्जेक्ट है। ओके, और अंत में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप है और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप है। यहां से हम लोग एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सेंटेंस जो शुरू होता है यह सब्जेक्ट से शुरू होता है और खत्म होता है फुल स्टॉप से। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस में एक बातें याद रखने की हमें जरूरत होगी नोट में यह बात याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से और खत्म होता है फुल स्टॉप से, याद रखिएगा। तो इतनी बातें मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अब हम इनके डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं और साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी दे देते हैं, और जो मैंने एक नोट में बात बताया उनको भी हम लोग लिख लेते हैं और फिर इस सेंटेंस को आगे जाते हैं। तो टॉपिक था असर्टिव सेंटेंस, जो कि पहला था, पॉइंट पहला था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, तो ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट को दिखाता हो, जो कथन को दिखाता हो, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन को लिख देते हैं। द सेंटेंस that shows statement, ओके, द सेंटेंस दैट शोज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कथन बोलेंगे। ओके, सो द सेंटेंस ऐसे वाक्य दैट शोज जो दिखाता हो स्टेटमेंट को, यानी जो कथन को दिखाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट को दिखाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का, और एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले ही वो जो सेंटेंस कहा था मैंने, मैं आपका मित्र हूं। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। अच्छा, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव का, पॉजिटिव का पता चलता है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, इसी सेंटेंस को नेगेटिव अंदाज में बना लेते हैं, मैं आपका
मित्र नहीं हूं। ओके, अब इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट योर फ्रेंड। और इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। गॉट इट? तो ये दोनों सेंटेंस है, और एक सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, और दूसरा सेंटेंस को क्योंकि नहीं है तो नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिससे एक स्टेटमेंट का पता चलता है, एक कथन का पता चलता है, जिससे किसी को कुछ बताया जाता हो या कोई किसी को बताता हो, उसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। अब यहां पे मैंने आप लोगों को कहा कि इन दोनों वाक्यों को थोड़ा गौर कीजिएगा। हालांकि ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस आप देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो जब भी शुरू होता है, उस शुरू होता है सब्जेक्ट से, लेकिन खत्म होता है फुल स्टॉप से। खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। तो चलिए यहां पे हम लोग एक नोट लिखते हैं, और नोट में लिखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ओके, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस जो शुरू होता है वो तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन जो खत्म होता है वो होता है फुल स्टॉप से। याद रहेगा? हाँ, ग्रामर में हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी, क्योंकि अगर आप कोई एक सेंटेंस लिखते हो और पंक्चुएशन मार्क आप नहीं लिख पाते हो, कब किस सेंटेंस में क्या होना चाहिए वो अगर आप नहीं लिख पाते हो, तो फिर थोड़ी सी वीक माना जाएगा आपका अंग्रेजी, और थोड़ी सी नहीं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा गलती हो जाएगा। बोलचाल करने के लिए हालांकि इनकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इन सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो ये था आपका असर्टिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के बाद। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। तो पहला तो था असर्टिव सेंटेंस, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा सेंटेंस में, और वो दूसरा सेंटेंस रहेगा सेंटेंस नंबर दूसरे सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसे क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब सवाल ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानने से पहले आपको एक वर्ड का मतलब जानना पड़ेगा। ये वर्ड है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट। ओके, इंट्रोगेट का मतलब वही होता है टू आस्क क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछना। गॉट इट? इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? टू आस्क क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी को बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं 2 एग्जांपल्स देना चाहूंगा। एक सेंटेंस में लेता हूं, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। ओके, और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या वह आपको अंग्रेजी पढ़ाता है? अंग्रेजी, क्या वह आपको अंग्रेजी पढ़ाता है? अब इन दोनों सेंटेंस को गौर से देखिए आप लोग।
पहला सेंटेंस में मैं देख पा रहा हूं कि सामने वाला को सीधे बताया जा रहा है कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। ओके, तो इस सेंटेंस को हम लोग तो असर्टिव सेंटेंस बोल देंगे क्योंकि इससे एक स्टेटमेंट का पता चलता है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल को आप अगर गौर से देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या वह आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, यानी इस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है। और क्लियरली मैंने बताया कि इंट्रोगेट का मतलब ही होता है टू आस्क क्वेश्चन। इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाएगा जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ओके, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे वह आपके घर कब आता है, इस वाक्य से भी प्रश्न पूछा जाता है। गॉट इट। लेकिन इस वाक्य में कब जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है और इस कब को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जिसको बोलते हैं। और ये WH वर्ड जैसे क्या बोलते हैं, व्हेन। क्या बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं। यानी ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, इस भी वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, इस भी वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है। दोनों वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन दोनों वाक्य में प्रश्न पूछने का अंदाज देखिए। सामने वाला को बताया जा रहा है कि क्या, सामने वाला को पूछ रहा है कि क्या, और इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि कब। इस वाक्य का जवाब देने के लिए हम दो ही चीज का प्रयोग कर सकते हैं, या तो यस का प्रयोग करेंगे या तो नो का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर कोई हमें पूछे क्या आप पढ़ाते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, वाक्य के शुरू में क्या है। अगर मुझे पूछे क्या आप पढ़ाते हैं तो मैं बोलूंगा हाँ मैं पढ़ाता हूं, तो जवाब में क्या आएगा, यस। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि क्या आप डॉक्टर हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा, नो। मैं यही बोलूंगा ना कि नहीं। तो इसका जवाब, जब भी कोई वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है उसका जवाब यस या नो से दिया जाता है। और ऐसे वाक्य को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है, यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। बात समझ में आई। तो यस नो क्वेश्चन किसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब या तो यस से दिया जाएगा या तो नो से दिया जाएगा, उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। ओके, लेकिन इस वाक्य में देखिए कि वह आपके घर कब आता है, इससे इसका जवाब ना तो यस से दिया जा सकता है ना तो नो से दिया जा सकता है। इसका जवाब देने के लिए आपको पूरा का पूरा एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। ओके, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इस भी वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। दोनों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, बात को समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसमें हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है और इसका जवाब देने के लिए आप यस से जवाब दे सकते हो या तो नो से जवाब दे सकते हो। जैसे कि क्या वह आपको अंग्रेजी पढ़ाता है, तो जवाब क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो ऐसे वाक्य को हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो इस दूसरे सेंटेंस में WH वर्ड आ जाता है। क्या जाता है, WH वर्ड आ जाता है। इसीलिए इसका जवाब देने के लिए आप यस या नो का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ पूरा वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं कि वह आपके घर कब आता है, तो मैं बोलूंगा वह मेरे घर 5 बजे शाम को आता है। तो ये तरह का एक सेंटेंस है जो पूरी तरह से आपको पूरा वाक्य में जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ग्रामर में इसको कुछ और नाम से बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, बट आप इतना समझिए अभी कि ये WH वर्ड है। ओके, व्हेन WH वर्ड है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो WH में है, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये सब WH वर्ड होते हैं। तो इनमें से एक इस्तेमाल किया गया है व्हेन, जिसका मतलब होता है कब। तो इसका जवाब देने के लिए आपको पूरा का पूरा वाक्य की जरूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे WH सेंटेंस। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, एस नो क्वेश्चन। एस नो क्वेश्चन को समझिएगा। एस नो क्वेश्चन जिसके हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए और जिसका जवाब या तो यस से दिया जाए या तो ना से दिया जाए। जैसे क्या वह आता है, क्या वह खेलता है, क्या वह पूछता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या आपको पढ़ाता है। इस तरह के सेंटेंस के
शुरू में आप देखेंगे कि क्या लगा हुआ है, और ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब हमेशा यस या नो से दिया जा सकता है। दूसरी अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका जवाब यस या नो से देना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप दे ही नहीं सकते हैं। इसके जवाब देने के लिए आपको पूरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो सेंटेंस रहेगा आपका WH सेंटेंस। गॉट इट? तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, फिर एग्जांपल्स लिखेंगे, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं उसको भी लिखेंगे, और फिर इसको भी हम लोग लेट गो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने आपको अभी बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेट का क्या मतलब होता है? इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना, टू आस्क क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? द सेंटेंस that is used to ask question। ओके, क्योंकि इंट्रोगेट का ही मतलब होता है प्रश्न पूछना, टू आस्क क्वेश्चन। सो द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी ऐसे सेंटेंस जिसका प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? ओके, इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? डू यू प्ले? देखिए, हिंदी को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले बस इतना सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंटेंस किस तरह से होते हैं, सेंटेंस कैसे होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, ये सारे चीजों को पहले समझिए। जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग सारा चीज जान जाएंगे। तो अभी आप लोग इसको इग्नोर करके चलिए। अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको तो आप देखिए, ये सेंटेंस को देखिए, बस इसको हम लोग आगे बनाने सीख जाएंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप अगर गौर करेंगे तो क्या नजर पहले आ रहा है, और इसका जवाब अगर कोई आपको सच्ची में बोल दे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका जवाब या तो आप यस से दे सकते हैं या तो नो से दे सकते हैं। करेक्ट? तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? यस नो क्वेश्चन। इसको क्या बोलेंगे? यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। ओके, और दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, वह क्यों नहीं समझता है? तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? Why doesn't he understand? Why doesn't he understand? करेक्ट? अब इस अगर सच्ची में आपको कोई बोल दे कि वो क्यों नहीं समझता है, तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा? यस या नो से दे पाइएगा? बिल्कुल नहीं दे पाइएगा, क्योंकि यहां पे WH है, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, व्याख्या देना पड़ेगा, और पूरे के पूरे सेंटेंस में देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे WH, क्योंकि ये WH वर्ड है, तो इसलिए हम लोग इसको WH सेंटेंस बोल देते हैं। WH सेंटेंस बोल देते हैं। तो दोनों वाक्य से आपको समझ में आया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होंगे। एक तो होगा यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होगा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसको बोलेंगे? ऐसे क्वेश्चन जिनका प्रयोग यस या नो से, जिनका आंसर यस या नो से दिया जा सके, उसे यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जिसका जवाब देने के लिए आपको यस या नो से नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? WH सेंटेंस बोलेंगे। अब इन दोनों सेंटेंस में आप गौर कीजिएगा कि यस नो क्वेश्चन हमेशा शुरू होता है क्या से, और खत्म जो होता है वो होता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन से। इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप बोल दीजिए। ओके, तो याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्योंकि इसे हम लोग स्टार में लिखना पड़ेगा हम लोग को बात। अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं?
दो तरह के होते हैं, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। एक है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा है WH क्वेश्चन। ओके, एक एग्जांपल मैं इसका दे देता हूं यस नो क्वेश्चन का। क्या आप मेरे भाई हैं? पता चलता है, सवाल पूछा जाता है और इसका एक सेंटेंस दे देते हैं, वह क्यों क्रिकेट खेल रहा है? ओके, तो अगर कोई बोले क्या आप मेरे भाई हो, तो जवाब यस या नो से ही दिया जा सकता है। लेकिन अगर जवाब सवाल ये आ जाए कि वो क्यों क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका जवाब देने के लिए आपको पूरा का पूरा सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग ये कहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो से दिया जा सकता है, उसे यस नो क्वेश्चन बोलेंगे, और एक होगा WH क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो से नहीं बल्कि पूरे के पूरे वाक्य में देने पड़ते हैं। अब देखिए, यस या नो क्वेश्चन भी दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। और वो क्या होते हैं? जैसे सेंटेंस है क्या आप मेरे भाई हो, तो क्या हो जाएगा? आर यू माई फ्रेंड। ये पॉजिटिव है, इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है। और इसका नेगेटिव हम अगर देना चाहें तो क्या हो जाएगा? अरंट यू माई फ्रेंड। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? क्या आप मेरे दोस्त नहीं है? तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये दो तरह के हो गए। उसी तरह अगर हम WH क्वेश्चन को भी देखें तो WH क्वेश्चन भी दो तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा पॉजिटिव, वह सेंटेंस ले लेते हैं, एक हो जाएगा पॉजिटिव जैसे हाउ इज ही, वह कैसा है। और एक नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव हाउ इजंट ही। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं बोलूं क्या आप मेरे दोस्त हो, तो ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्या आप मेरे दोस्त नहीं हो ये नेगेटिव नजर आ रहा है। लेकिन ये दोनों सेंटेंस को अगर कंबाइन करके बोलना हो तो क्या हम लोग बोल देंगे? यस नो क्वेश्चन बोल देंगे। वह कैसा है, वह कैसा नहीं है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? हम लोग WH सेंटेंस बोल देंगे। और यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आगे टेंस पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप लोगों को ये सब सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक, तो सेंटेंस क्या होते हैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? टू आस्क क्वेश्चन, करेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? ऐसे सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके, दूसरी नंबर चीज है मैंने आप लोगों को बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। एक मैंने बताया यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो से ही दिया जा सकता है उसे यस नो क्वेश्चन बोलेंगे, और WH क्वेश्चन ऐसे सवाल जिसका जवाब यस या नो से नहीं बल्कि इसका जवाब देने के लिए पूरा का पूरा सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग WH सेंटेंस बोलेंगे। यस या नो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और WH भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इस वाक्य में आप देख पा रहे होंगे पंक्चुएशन मार्क क्या लगते हैं, तो सेंटेंस के अंत में हमेशा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, अंत में हम लोगों को नोट ऑफ इंट्रोगेशन जिसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो एक स्टार में हम लोगों को बात लिखना पड़ेगा नोट में, और नोट में बात लिखेंगे, एक नोट में बात लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कैसे होता है से, सो क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड
क्वेश्चन मार्क इज यूज at the end at the end of the question mark is used at the end of the interrogative sentence. Interrogative sentence. ओके तो ये स्टार प्लस में आपको बात याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। वेदर चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा सेंटेंस के बारे में, और वो सेंटेंस रहेगा सेंटेंस नंबर तीसरा। और इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके सो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस एक इस तरह का सेंटेंस होता है जिसका प्रयोग दो ही चीज को बताने के लिए किया जा सकता है। एक या तो ब्लेसिंग को बताने के लिए किया जा सकता है। ओके ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। या तो फिर कर्ज, अभिशाप। यानी जब हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं या अभिशाप देते हैं तब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी को बोले कि आप लंबी उम्र जिए, इससे क्या पता चलता है कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तो आप लंबी उम्र जिए, इसका यह मतलब है कि यह सेंटेंस से पता चलता है कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ईश्वर आपको बर्बाद कर दे। इससे क्या पता चलता है कि मैं किसी को कर्ज कर रहा हूं, अभिशाप दे रहा हूं। और अभिशाप अगर कर रहा हूं तो भी हम लोग उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो बस एक ही बात याद रखना है यहां पे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसका प्रयोग अभिशाप या आशीर्वाद को बताने के लिए करते हैं, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग। ओके सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है? मे यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस का हिंदी जो मतलब होता है कि आप लंबी उम्र जिए। अब इस सेंटेंस को मैंने कहा आप लंबी उम्र जिए, तो बताइए इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? ब्लेसिंग या कर्ज? तो जाहिर सी बात है आशीर्वाद पता चलता है। तो हम लोग इस सेंटेंस को लिख लेते हैं भाई ये ब्लेसिंग है। क्या है? ब्लेसिंग है। गॉट इट? लेकिन यहीं पे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मे गॉड ruin your life। अब बताइए इसका मतलब होता है, रुइन का मतलब होता है बर्बाद होना, बर्बाद करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि मे गॉड रुइन योर लाइफ, ईश्वर आपकी जिंदगी तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? कर्ज पता चलता है, अभिशाप पता चलता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई यहां पे कर्ज पता चलता है। ओके अब ये दो ही सेंटेंस होते हैं, एक होता है ब्लेसिंग जिससे ब्लेसिंग का पता चले, और एक होता है कर्ज जिससे कर्ज का पता चले। यानी अभिशाप या आशीर्वाद, ये अभिशाप या आशीर्वाद का पता चले, उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिससे या तो आशीर्वाद का पता चले या तो अभिशाप का पता चले, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यहां पे एक बात याद रखने की जरूरत है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है वो मे से शुरू होता है। अब ये मे क्या है? तो ये एक मे मॉडल वर्ब है। जब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे तब हम लोग जान जाएंगे, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब सेंटेंस को और अच्छी तरह से जान जाएंगे। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा बेसिक में झलक आप लोगों को देना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि मे जो है यहां पे मे कौन सा वर्ब है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ओके तो और यहां पे देखिएगा सेंटेंस के अंत में, दोनों सेंटेंस के अंत में उल्टा आई जैसा कुछ मार्क नजर आ रहा है,
और इस मार्क को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क किसको बोलते हैं? उल्टा आई जैसा लिख दीजिएगा, वो क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाएगा। इसका मतलब यहां पे एक पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है में से ही शुरू होगा और अंत होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क से। याद रखने की जरूरत है ये पॉइंट को। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होगा और खत्म होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ये चीजें। और दूसरी नंबर डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत है कि डेफिनेशन क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसका प्रयोग अभिशाप यानी कर्ज और आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग, जिसका प्रयोग ब्लेसिंग या कर्ज को बताने के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। ओके, तो डेफिनेशन है द सेंटेंस that is used to express का मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। ओके, तो द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या क्या चीज को व्यक्त करने के लिए? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, या तो ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब भी मैंने बताया आशीर्वाद, या तो कर्ज, और कर्ज का भी मतलब मैंने बताया आपको अभिशाप। ओके, तो मैंने लिखा द सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य दैट इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? ब्लेसिंग, BLESSING ब्लेसिंग, या फिर क्या? कर्ज, CURSE। ओके, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग और कर्ज is called optative sentence। ओके, यानी ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग किया जाता है, दैट इज यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए। क्या क्या चीजें व्यक्त करने के लिए? ब्लेसिंग आशीर्वाद, या कर्ज जिसको हम लोग बोलते हैं अभिशाप, यानी अभिशाप या आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कुछ आप लोगों को, जैसे मे यू पास द एग्जाम, मे यू पास द एग्जाम, इसका क्या मतलब होगा? कि आप एग्जाम पास हो जाएं। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तो मैं लिख दूंगा यहां पे ब्लेसिंग का पता चलता है। किसका पता चलता है? ब्लेसिंग का पता चलता है। दूसरा सेंटेंस में लेना चाहूंगा, मे यू फेल द एग्जाम। अब मैं कह रहा हूं कि आप एग्जाम फेल हो जाए, तो इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? कि मैं कर्ज कर रहा हूं। ओके, तो ब्लेसिंग पता चले या कर्ज पता चले, दोनों सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल देंगे। बस अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू होगा में से और खत्म होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क से। तो यहां पे एक नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट में लिखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस begins with, शुरू होता है begins with में, ओके, and ends with exclamatory mark। एक्सक्लेमेटरी, ओ नहीं लिख रहा है एक्सक्लेमेटरी, ये मैं TORY एक्सक्लेमेटरी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मार्क।
एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसे होता है, उल्टा आई जैसा होता है। ओके, तो ये नोट में याद रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो शुरू होता है वो में से शुरू होता है, बिगिंस होता है किससे, में से, और खत्म होता है किससे, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ये याद रखने की जरूरत है। तो जब भी कभी आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिखें तो याद रखिएगा, जब भी लिखिएगा तो में पहले आना चाहिए, उसके बाद अंत में क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए। तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आप लोगों को यहां पे दिया। अब हम लोग बात करेंगे, पॉइंट नंबर तीसरा हो गया, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर चौथा। तो चौथा नंबर पॉइंट, और यह है इंपैरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस से क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहले देखिएगा, इंपैरेटिव सेंटेंस से या तो ऑर्डर का पता चलेगा, ORDER, ऑर्डर, यानी किसी को जब आदेश दिया जाए, जैसे मैं किसी को बोलूंगा यहां आ जाओ, मैं ऑर्डर कर रहा हूं, आप अंग्रेजी पढ़ो, मैं ऑर्डर कर रहा हूं, कड़ी मेहनत करो, ऑर्डर कर रहा हूं, या मार्केट जाओ, ऑर्डर कर रहा हूं। तो जब भी किसी को कुछ करने के लिए बोला जाता है वो हमेशा ऑर्डर कहलाता है, करेक्ट। तो इंपैरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर देना का पता चलता है। किसका पता चलता है, ऑर्डर देना। ओके, या तो फिर इंपैरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का पता चलता है, रिक्वेस्ट का पता चलता है, यानी जब आप किसी से रिक्वेस्ट करो, जैसे कि आप क्या मैं जान सकता हूं, या फिर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या मैं आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, या फिर कृपया आप कल मेरे घर आ जाइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। तो जब भी किसी वाक्य से रिक्वेस्ट का पता चलता है उस सेंटेंस को भी हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। या फिर ऑर्डर का पता चले फिर भी हम उसे इंपैरेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंस और किस किस चीजों को बताता है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस बताता है एडवाइस को। किसको बताता है, एडवाइस को, यानी सलाह को बताता है। जब किसी वाक्य में सलाह का बोध होता है, जब किसी वाक्य से सलाह का पता चलता है, जब किसी को सलाह दिया जाता है, जैसे मान लेते अरे भाई आपकी तबीयत खराब है, ये क्या हो गया, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी तबीयत खराब है, मैंने देखा, मैंने कहा ओहो आपको तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। अब मानना या ना मानना ये आपकी काम है, करेक्ट। लेकिन अगर जिस भी वाक्य से सलाह का पता चले, जैसे आपको कल नहीं जाना चाहिए तो मैं सलाह दे रहा हूं, जैसे उसे घर आना चाहिए, सलाह दे रहा हूं, आपको मेहनत करनी चाहिए, सलाह दे रहा हूं, मानिएगा फायदा आपको होगा, नहीं मानिएगा नुकसान आपको होगा। तो जिस भी वाक्य से या तो ऑर्डर का पता चले, जिस भी वाक्य से रिक्वेस्ट का पता चले, जिस भी वाक्य से एडवाइस का पता चले, तो इन सभी वाक्य को ही हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। एक एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। जैसे मैं बोलूंगा एक गिलास पानी लाओ, पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। ओके, एक गिलास पानी लाओ, मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कृपया मेरे घर आए, आप कृपया मेरे घर आए। और नेक्स्ट एडवाइस दे रहा हूं कि आपको मेहनत करना चाहिए। तीनों वाक्य मैंने आप लोगों को दिया। एक गिलास पानी लाओ, मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। आप कृपया मेरे घर आए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपको मेहनत करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एडवाइस दे रहा हूं। तो इन तीनों वाक्य को हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होता है जिसका प्रयोग ऑर्डर,
या रिक्वेस्ट या एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध करने के लिए क्या आता है, उसे हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। उसे हम लोग किसकी कैटेगरी में रखते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो चलिए इसको डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। द सेंटेंस दैट शोज, जो दिखाता है, क्या क्या दिखाता है, तो या तो ऑर्डर दिखाता हो, या रिक्वेस्ट दिखाता हो, और एडवाइस, ओके, इज कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे। समझ में आया बात? तो ऐसे सेंटेंस, द सेंटेंस दैट शोज, जो दिखाता है, क्या क्या दिखाता है, या तो ऑर्डर दिखाता हो, या रिक्वेस्ट दिखाता हो, या एडवाइस दिखाता हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं तीन बातें बताया, इसलिए मैं तीन एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं बोल रहा हूं गो एट वंस, एट वंस, ONCE, गो एट वंस। ओके, तो इस सेंटेंस से क्या पता चलता है, इसका मतलब होता है तुरंत जाओ। क्या होता है, तुरंत जाओ। इस सेंटेंस से बताओ क्या पता चलता है, तुरंत जाओ, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ऑर्डर कर रहा हूं। ओके, दूसरा मैं एग्जांपल देखना चाहूंगा, प्लीज मीट मी टुमारो, मीट मी टुमारो, TOMO, मीट मी टुमारो। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि कृपया, कृपया मुझसे कल मिले। ओके, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है, रिक्वेस्ट। ओके, और एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा एडवाइस को। ओके, जैसे मैं ले लूंगा, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। इसका हिंदी क्या होगा, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस से क्या पता चलता है, तो इस सेंटेंस से एडवाइस पता चलता है। ओके, तो देखिए, जिस भी सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का पता चले, उस सेंटेंस को हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ये सभी सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का पता चलता है, इसलिए इन सभी सेंटेंस को इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, ये बनता कैसे है, तो सेंटेंस के फॉर्मेट में हम लोग नहीं जानते हैं कि नहीं जान रहे हैं अभी, अभी मैं बता भी नहीं रहा हूं कि ये सेंटेंस बनते कैसे हैं। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उस समय इसी चीज को, इंपैरेटिव सेंटेंस को और ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक अच्छी तरह से वन बाय वन स्ट्रक्चर के साथ और मीनिंग के साथ हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ताकि मजा आ जाएगा। बस अभी आप लोगों को इतना याद रखने की जरूरत है कि इंपैरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का पता चलता है। ऑर्डर आदेश देना, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, और एडवाइस यानी सलाह, जिससे क्या पता चलता है, सलाह। ओके, तो सलाह दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे ये सेंटेंस, गो एट वंस, तुरंत जाओ, मैं ऑर्डर कर रहा हूं।
प्लीज मीट मी टुमारो, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यहां पे मैं एडवाइस कर रहा हूं। अब ये तीनों सेंटेंस को इंपैरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं और ये तीनों सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये था। अब हम लोग एक नोट में बात लिख लेते हैं। नोट में बात ये होती है कि इंपैरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग क्या आता है? किसका प्रयोग क्या आता है? फुल स्टॉप का। तो लिखेंगे फुल स्टॉप इज यूज्ड, full stop is used at the end of the imperative sentence. ओके, सो फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ये यूज्ड है ओके एट द एंड ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस, यानी इंपैरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये था इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है और ये कैसे कैसे होते हैं, ये चीजें हमने बताया। आगे हम लोग का लास्ट पॉइंट बचा है और उसको भी कवर कर लेते हैं और इससे सेंटेंस के टाइप्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी भी सेंटेंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी रहेगा हम लोगों का। तो चलिए आखिरी लेते हैं और वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओके। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसका प्रयोग हम लोग या तो इमोशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। किसको व्यक्त करने के लिए? इमोशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब इमोशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी मेरे पास? जैसे हम ले लेते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? घृणा। अब जैसे कोई चीज आप देख रहे हो, आपको घृणा लगती है, तो हम लोग बोलते हैं ना छी छी छी। तो ये छी छी जो है, ये शब्द को हम लोग किसको बताने के लिए करते हैं? कंटेम्प्ट यानी घृणा को बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास है जैसे जॉय, यानी जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, तो जॉय जो भी होता है, जॉय को भी इमोशन ही कहा जाता है। जैसे आप काफी ज्यादा खुश हो जाते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मैच जीत गए। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग मैच जीत जाते हैं और फिर हम लोग काफी खुशी भरी अंदाज में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मैच जीत गए। तो उसी खुशी को जाहिर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, मीनिंग आ जाएगा। या फिर हम लोग सोरो को बताने के लिए SORROW, सोरो। सोरो मतलब क्या होता है? दुख। दुख को प्रकट करने के लिए भी हम लोग इमोशन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई डॉक्टर आता है, डॉक्टर कह रहा है कि हाय अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मान लेते कोई इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा उदास होकर बताना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा इमोशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग जॉय को प्रकट नहीं कर सकते ना, खुशी को तो प्रकट नहीं कर सकते ना, खुशी को तो नहीं बता सकते हैं, कंटेम्प्ट भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोरो करके यानी दुख होकर हमें बताना पड़ता है कि नहीं, यहाँ वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उस सेंटेंस को भी बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही प्रयोग करेंगे। और इन सारी चीजें देखो, कंटेम्प्ट, जॉय, सोरो, इन ये सारी की सारी चीजें इमोशन से रिलेटेड होती है। इसीलिए हम लोग या तो बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे जॉय यानी प्लेजर, ओके, सोरो, कंटेम्प्ट आदि का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट, जॉय, प्लेजर, सोरो ये सारी की सारी चीजें इमोशन से रिलेटेड है, तो हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसका प्रयोग इमोशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब जहां पे वर्ड आ गया इमोशन, तो इमोशन में कंटेम्प्ट, जॉय, प्लेजर, सोरो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी और उन सभी चीजों को हम लोग कंबाइंड तरीके से इमोशन डायरेक्ट बोल देंगे। तो जैसे भी डेफिनेशन आप लोगों को लिखना हो लिख लीजिए। कंटेम्प्ट का मतलब मैं बता देता हूं, घृणा, प्लेजर, सोरो, ये प्लेजर और ये जॉय खुशी, खुश, और सोरो मतलब दुख। ये सारी चीजों को हम लोग जिस भी सेंटेंस में इन सारे चीजों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं।
डिफाइन करते हैं द सेंटेंस that is used to express the sentence that is used to express emotion, the sentence that is used to express emotion. इमोशन में आपका क्या आ जाएगा? जॉय, प्लेजर, सोरो, कंटेम्प्ट, etc is called exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Got it? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे लेते हैं else he is no more. ओके, इसका मतलब क्या होगा? हाय, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा. ही इज नो मोर. इसका क्या मतलब होता है? इस सेंटेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब हमें जॉय, प्लेजर, सोरो या कंटेम्प्ट किसको बताने के लिए जरूरत पड़ती है? जब हमें सोरो को बताने के लिए जरूरत पड़ती है तब हम लोग यूज करते हैं. ओके, तो इससे क्या पता चलता है? सोरो का पता चलता है इस सेंटेंस से. ओके, सोरो का पता चलता है. दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हुर्रा, we have won the match. ओके, यहां पे जब हम लोग मैच खेलते हैं और जब क्रिकेट जीत लेते हैं, मैच जीत लेते हैं, तब इस कंडीशन पे हम लोग हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं. एंड वी हैव वॉन द मैच. तो इस कंडीशन पे इस सेंटेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब खुश होते हैं. तो यानी हम लोग जब प्लेजर्स को बताते हैं. ओके, नेक्स्ट लेते हैं फाई. इसका मतलब क्या होता है? छी. ओके, इससे क्या पता चलता है? कंटेम्प्ट, हाउ डिस्गस्टिंग. कंटेम्प्ट का ही पता चलता है, छी. तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. लेकिन अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यहां पे कुछ मार्क इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे अंत में भी क्या क्या आता है? एक्सक्लामेटरी मार्क. एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है. ये भी एक्सक्लामेटरी मार्क है, ये भी एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क. ये सब जो शब्द होते हैं ना, इसको एक्सक्लामेटरी वर्ड बोलते हैं. इनको भी एक्सक्लामेटरी वर्ड बोलेंगे और ये पूरा ही एक्सक्लामेटरी वर्ड है. ओके, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद भी आते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के भी अंत में आते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क. याद रखने की जरूरत है. ओके, सो अगर किसी वाक्य में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ना हो, जैसे यहां पे नहीं है, तो यहां पे भी देखो आपको 2 बार आपको मिल जाएगा. लेकिन यहां पे देखिए एक्सक्लामेटरी वर्ड भी है और यहां पे देखिएगा सेंटेंस के अंत में है, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी वर्ड. लेकिन ये पूरा सेंटेंस को कंबाइन करके क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके, तो यहां पे एक नोट हम लोग लिखेंगे. Exclamatory mark is used just after, तुरंत बाद, just after exclamatory word and full sentence. ओके, यानी
एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड के तुरंत बाद, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के तुरंत बाद, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ओके। और फिर पूरे वाक्य के भी अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये था एक्सक्लेमेटरी मार्क। और आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं, और इन सारे चीजों को हमने कंबाइंड करके सारे सेंटेंस को ही पूरी तरह से पढ़ लिया। अब आगे की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रहेगा एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब जैसे अगर हमें चाय बनाना हो तो चाय बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं, जैसे दूध या पानी, इन दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी चीजें हमें लगती है। उसी तरह एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज लगती है, वो सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो रहेगा आपका सब्जेक्ट, वो रहेगा वर्ब, और वो रहेगा ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप वो सेंटेंस में ही रहते हैं प्रेडिकेट, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक। इतने सारे चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग सेंटेंस जब बनाएंगे तब वहां पे हम लोगों को काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने बेसिक चीजें पढ़ लिया। तो रखते हैं आज की क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए आप हमें अलविदा कहें, बाय बाय।